हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। ज्योग्राफी 7th क्लास की एनसीईआरटी सीरीज़ में आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है। 3 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज है हमारा चैप्टर नंबर 4 वायु, जिसमें हम वायुमंडल के बारे में, आर्द्रता के बारे में और वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल के संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की एक घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण, जिससे पृथ्वी चारों ओर से घिरी हुई है, उसे कहते हैं वायुमंडल। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। यानी इस पैराग्राफ में हमें वायुमंडल का महत्व बताया गया है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल कितना महत्वपूर्ण है। अगर वायुमंडल ना हो तो हम सूर्य की गर्मी से दिन के समय जल सकते हैं और रात के समय हम ठंड से जम सकते हैं। यानी वायुमंडल वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने के योग्य बनाया है। आगे देखते हैं वायुमंडल का संघटन। अब वायु में क्या क्या मिलता है? क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। यानी वायु क्या है? वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन ये अन्य गैसें हैं जो कि वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। तो वायु में गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं। यानी वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है? वायु अनेक गैसों का मिश्रण होती है, जिसमें गैसों के साथ साथ धूल के छोटे छोटे कण भी मिलते हैं। आप यहाँ जो डायग्राम देख रहे हैं आप इसमें देख सकते हैं, वायु में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन 78%, एग्जैक्ट पाई जाती है 78.08%। लेकिन आप लगभग भी याद रख सकते हैं, ये 7th क्लास की एनसीईआरटी के हिसाब से बताया गया है कि 7th क्लास का बच्चा इसे आसानी से याद रख सकता है। तो वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन 78%, 78.08%। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है 20.9%, लगभग 21% के आसपास। उसके बाद आर्गन 0.93%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, जबकि वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वायुमंडल में वो बढ़कर 0.04% हो चुकी है और बाकी सभी गैसें 0.03% के आसपास वर्तमान में पाई जाती हैं। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का महत्व बताया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस है, जब पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है तो पृथ्वी गर्म होती है। दिन के समय पृथ्वी जब सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है, ऊष्मा प्राप्त करती है, तो पृथ्वी गर्म होती है और रात के समय पृथ्वी उस ऊष्मा को जब वापस निकालती है, वापस उसे विकिरित करती है, तो जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है, वो उसे वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देती है, जिसके कारण जो वायुमंडल है, जो पृथ्वी के आसपास का वायुमंडल है वो गर्म हो जाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस प्रभाव ये पैदा करती है, क्योंकि पृथ्वी से जो विकिरित ऊष्मा होती है उसे पृथ्वी पर ही रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है और इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ये अच्छी है,
अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना होती तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि इसका तापमान रहने योग्य नहीं होता, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यही वह वायु राशि है जो कि पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोककर पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाती है। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना होती तो पृथ्वी से जो भी ऊष्मा विकिरित होती थी वो वापस सीधे ही आकाश में, अंतरिक्ष में चली जाती, तो फिर पृथ्वी का तापमान बहुत कम हो जाता। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो वायु राशि है, वो गैस है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। किंतु जब कारखानों और कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। लेकिन जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो पृथ्वी से जो ऊष्मा विकिरित हो रही थी, अब कार्बन डाइऑक्साइड उसे अधिक मात्रा में रोक कर रख लेती है। जितनी ऊष्मा पहले अंतरिक्ष में जा रही थी, अब इतनी ऊष्मा भी अंतरिक्ष में वापस नहीं जा पाती, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो बढ़ी हुई मात्रा है वो पृथ्वी से जितनी भी ऊष्मा विकिरित होती है उसे पृथ्वी पर ही रोक कर रखती है, कुछ भी ऊष्मा अंतरिक्ष में नहीं जाने देती, जिसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। और इसके कारण क्या होगा, जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसे हम कहते हैं भूमंडलीय तापन, यानी ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि पूरी पृथ्वी का ही तापमान बढ़ता है तो इस घटना को नाम दिया जाता है ग्लोबल वार्मिंग। यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से जो पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा है उसके अवशोषण में जब कमी आती है, मतलब उसका जो विकिरण होता है वो कम हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को अधिक मात्रा में रोक कर रख लेती है, तो उसके द्वारा जो पृथ्वी का तापमान बढ़ता है उसे ही कहा जाता है भूमंडलीय तापन, यानी ग्लोबल वार्मिंग। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। तो जब ग्लोबल वार्मिंग होगा उससे क्या होगा, उससे जो हिमालयाँ हैं, जो बर्फ़ की नदियाँ जमी हुई हैं, जो ग्लेशियर हैं, वो पिघलने स्टार्ट होते हैं। जब तापमान बढ़ेगा तो वो पिघलेंगे, और इसके कारण क्या होगा, पिघला हुआ जल कहाँ जाएगा, नदियों के माध्यम से समुद्र में जाएगा, जिसके कारण समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना भी हो सकती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु लुप्त हो सकते हैं। और ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि एक दिन होगी, जब धीरे धीरे ऐसी प्रक्रिया होगी और लंबे समय तक होगी और ये प्रक्रिया बढ़ती जाएगी, तो इसके कारण जलवायु में भी परिवर्तन हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु लुप्त भी हो सकते हैं, और कुछ पौधे और पशु लुप्त हो भी चुके हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अच्छी है, लेकिन एक संतुलित मात्रा में ही अच्छी है। इसका बढ़ा हुआ जो आयतन है, इसकी बढ़ी हुई जो मात्रा है, एक संतुलित मात्रा में ही जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो एक संतुलित मात्रा में ही अच्छी है। उसका बढ़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड की जो बढ़ी हुई मात्रा है वो नुकसानदायक है। अब देखते हैं अलग अलग वायु में जो गैसें पाई जाती हैं, उनमें अलग अलग गैसों को देखते हैं। सबसे पहली गैस है नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा जो गैस वायुमंडल में पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, और वो पाई जाती है 78.08%। वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, 78.08%। वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। यानी जो हम गैस के साथ जो नाइट्रोजन ले जाते हैं, जब हम वायु को ग्रहण करते हैं तो हम उसके साथ वायु में कुछ नाइट्रोजन की मात्रा भी ग्रहण करते हैं। तो जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो जो पौधे होते हैं उनके लिए नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण होती है। पौधे वायु से सीधे ही नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, बल्कि मृदा और कुछ पौधों की जड़ों में जो जीवाणु पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल देते हैं, उसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे कि पौधे इसका उपयोग कर सकें। तो वो नाइट्रोजन होती है, जो हमारे द्वारा छोड़ी गई नाइट्रोजन होती है, वो पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूसरी गैस होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं।
हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। जो दूसरी गैस है वायुमंडल में प्रचुरता से पाई जाती है वो है ऑक्सीजन 20.9%। मनुष्य और पशु सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, क्योंकि मनुष्य और पशुओं के द्वारा जितनी ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, पादपों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उतनी ही ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। इसीलिए संतुलन बना रहता है। लेकिन यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। तीसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो वर्तमान में पाई जाती है 0.04%। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। मनुष्यों और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं के द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों के द्वारा यानी पौधों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे कि संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है, क्योंकि वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। तो पौधे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और मनुष्य और पशु जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसकी मात्रा संतुलित रहती है। लेकिन जब हम कोयला और खनिज तेल जैसे इन ईंधनों का यूज़ करते हैं तो इनसे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिसके कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मौसम और जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यहाँ एक फैक्ट दिया गया है कि जब वायु गर्म होती है तो वो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है, लेकिन जब वायु ठंडी होती है तो सघन और भारी होती है और इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। यानी गर्म वायु ऊपर उठती है और वो फैलती है, जबकि ठंडी वायु भारी होती है इसलिए वो नीचे बैठती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु उसके रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है और इस प्रकार से वायु चक्र चलता रहता है। अभी तक हमने देख लिया कि वायु किसे कहते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वायुमंडल का संगठन यानी वायु में क्या क्या पाया जाता है। अब देखते हैं वायुमंडल की संरचना कि वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो कि पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। ये हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। यानी पृथ्वी का वायुमंडल है उसे 5 परतों में विभाजित किया जाता है, जो कि पृथ्वी की सतह से स्टार्ट होती हैं। पृथ्वी की सतह से जब स्टार्ट होती हैं तो ऊपर की ओर इनका क्रम होगा। सबसे नीचे मिलती है क्षोभ मंडल, जो सबसे नीचे वायु की परत पाई जाती है वो है क्षोभ मंडल। ये है क्षोभ मंडल। उसके बाद क्षोभ सीमा पाई जाएगी, जहाँ पर क्षोभ मंडल समाप्त होगा और समताप मंडल स्टार्ट होगा, तो उसे जो सीमा होती है उसे कहते हैं हम क्षोभ सीमा। इसके ऊपर मिलता है समताप मंडल, फिर उसके ऊपर मिलेगा हमें समताप सीमा, जहाँ पर समताप मंडल समाप्त होगा और मध्य मंडल स्टार्ट होगा, उसे वो कहते हैं हम समताप सीमा। उसके ऊपर मिलता है मध्य मंडल, उसके बाद मध्य सीमा, उसके ऊपर बाह्य वायुमंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। ये वायुमंडल की 5 परतें हैं। अब एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहली है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण परत होती है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं और मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा, कोहरा और ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती हैं। यानी जो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर। विषुवत रेखा के पास इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुवों के पास 8 किलोमीटर होती है, तो इसकी औसत ऊंचाई हो गई 13 किलोमीटर। और हम जो सांस लेते हैं वो क्षोभ मंडल में मौजूद वायु में ही सांस लेते हैं। और मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं जैसे वर्षा होना, कोहरा, ओलावर्षण, ये सभी क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। इसलिए क्षोभ मंडल को मौसम का रंगमंच भी कहा जाता है और क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मंडल की। क्षोभ मंडल के ऊपर मिलता है हमें समताप मंडल।
समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है और ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। तो समताप मंडल मतलब यहाँ का जो तापमान होता है ये लगभग समान रहता है। इसकी ऊंचाई क्षोभ मंडल से ऊपर लगभग 50 किलोमीटर तक होती है और ये परत बादलों से और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। यानी इस परत में समताप मंडल में लगभग बादल नहीं के बराबर होते हैं और मौसम संबंधी घटनाएं भी नहीं होती हैं। इसीलिए यहाँ की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। इसलिए पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं। और समताप मंडल की एक और विशेषता होती है, इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। समताप मंडल में ही ओजोन मंडल पाया जाता है। समताप मंडल में जो ओजोन गैस की परत होती है उसे ही कहते हैं ओजोन मंडल। तो समताप मंडल में जो एक महत्वपूर्ण गैस है वो है ओजोन गैस। समताप मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। लगभग 15 से 35 किलोमीटर के बीच इसकी सांद्रता यानी ओजोन गैस की सांद्रता लगभग 15 से 35 किलोमीटर के बीच अधिक पाई जाती है। और जो ओजोन परत होती है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अब आते हैं नेक्स्ट मंडल पर, मध्य मंडल। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल। मध्य मंडल वायु की तीसरी परत है। मध्य मंडल वायु की तीसरी परत है और समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। मध्य मंडल की ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक होती है, यानी मध्य मंडल लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड मध्य मंडल में आने पर ही जल जाते हैं। जब उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आते हैं तो वो मध्य मंडल में ही आने पर उन वायु के साथ उनका घर्षण होता है, जिसके कारण वो जल जाते हैं। तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड मध्य मंडल में आने पर जल जाते हैं। अब आता है फिर बाह्य वायुमंडल। मध्य मंडल के ऊपर मिलता है हमें बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। जब हम बाह्य वायुमंडल में जाते हैं तो बाह्य वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। अभी तक क्षोभ मंडल से मध्य मंडल तक जब हम जाएंगे तो तापमान ऊंचे बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती जाती है, लेकिन जब हम बाह्य वायुमंडल में जाते हैं तो बाह्य वायुमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। क्यों? आयन मंडल इस परत का एक महत्वपूर्ण भाग है और आयन मंडल हमें बाह्य वायुमंडल में ही मिलता है। बाह्य वायुमंडल को आयन मंडल भी कहते हैं। आयन मंडल जो बाह्य वायुमंडल है उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। आयन मंडल की ऊंचाई होती है लगभग 80 से 400 किलोमीटर की जो परत पाई जाती है उसे कहते हैं आयन मंडल। और आयन मंडल रेडियो संचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पृथ्वी से जो रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं वो आयन मंडल से ही परावर्तित होकर वापस आ जाती हैं। तो आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर की जो परत है उसे कहा जाता है आयन मंडल और रेडियो संचार के लिए इसका महत्व है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत के द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। और लास्ट होता है बहिर्मंडल। बाह्य वायुमंडल यानी आयन मंडल के ऊपर मिलता है हमें बहिर्मंडल। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं बहिर्मंडल और ये वायु की पतली परत है। हल्की गैसें जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो जो बाह्य वायुमंडल जो बहिर्मंडल है वो पृथ्वी की सबसे पतली परत है, सबसे ऊपरी परत है और यहाँ पर हल्की गैसें पाई जाती हैं जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। ये गैसें बहिर्मंडल में ही पाई जाती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने वायु के बारे में, वायुमंडल के बारे में, उसके संगठन, उसकी संरचना के बारे में पढ़ा है, उसकी वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ा है। कल हम देखेंगे मौसम और जलवायु के बारे में। तो आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। आपका जो भी डाउट हो या जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।